हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल अमर स्टडी क्लासेस में। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सिंथेसिस पार्ट 2। सिंथेसिस पार्ट 1 में आपने पढ़ा था सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस में कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं, और उन सेंटेंस के बारे में बताने से पहले हमने स्टार्ट किया था आपको बताना, क्योंकि सिंथेसिस जो होते हैं उसमें जो सेंटेंस बनते हैं उनमें क्लास का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आपसे चर्चा हुई थी, सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक या उससे अधिक प्रिंसिपल क्लास होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही प्रिंसिपल क्लास होता है और एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो इस पे चर्चा हमने किया था और उसमें लास्ट में जो आपने पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसके 3 काइंड होते हैं। इसमें पहला होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लास, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें होगी जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे तभी हम जानेंगे नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडवर्ब क्लास क्या होता है। अभी इन तीनों को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जहां से हम छोड़कर क्लास में आए थे। सेंटेंस छोड़ करके हम क्लास में चले गए थे, तो फिर हम वापस चलते हैं और सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे होता है या कैसा होता है, कंपाउंड सेंटेंस कैसा होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा होता है। यदि हम सिंपल सेंटेंस की चर्चा करें, सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य की, तो साधारण वाक्य की जब हम चर्चा करते हैं तो ये कहा जाता है कि सिंपल सेंटेंस कंटेन्स, सिंपल सेंटेंस, ए सिंपल सेंटेंस contains one subject and one finite verb in its predicate part. It consists only one principal class। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है, यानी सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है, या ये कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और उसका जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है उस पार्ट में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे कि हम समझते हैं ही राइट्स अ लेटर, तो इसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लास। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया इसका और इसके बाद जो ये बचा है राइट्स अ लेटर, ये प्रेडिकेट हो गया और इस प्रेडिकेट पार्ट में ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अब दोस्तों हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो फाइनाइट वर्ब जो होता है उसकी अगर हम चर्चा करें तो आपने सुना होगा फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब जो होती है वह ऐसी क्रिया होती है जिसका रूप बदलता रहता है वाक्य के टेंस के अनुसार, उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। तो जिस क्रिया का रूप सब्जेक्ट वाक्य के टेंस के अनुसार चाहे सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता रहता है वह फाइनाइट वर्ब होती है, और जिसका नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसे हम सीमित क्रिया और इसे असीमित क्रिया कहते हैं। ये परिमित क्रिया है और ये अपरिमित क्रिया है। तो इसको यदि हम समझते हैं, जैसे ये राइट वर्ब को हमने लिया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहीं पे अगर यू आ जाए तो यू के साथ जो है, यू के साथ ये होगा यू
राइट अ लेटर, अर्थात इसमें से एस या एस गायब हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। टेंस की बात करें तो इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे तो ये रोट हो जाएगा, तो ये रोट ए लेटर हो गया, अर्थात इसका रूप टेंस के अनुसार भी चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार भी चेंज हो रहा है। तो इस क्रिया को ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अर्थात जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब रहती है उसके प्रेडिकेट वाले पार्ट में, बाकी जहां सब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट है। और नॉन फाइनाइट की हम बात करें तो ही वांट्स टू गो या वांट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है। अगर इसी को पास्ट टेंस में भी ले जाते हैं तो ही वांटेड टू रीड, ये चेंज नहीं हुआ है। प्रेजेंट में भी टू रीड है और पास्ट में भी टू रीड ही है, तो इसको कहा जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब पे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल को समझते हैं। सिंपल सेंटेंस ये होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब उसके प्रेडिकेट पार्ट में होती है। अब सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल से समझते हैं। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको सिंपल सेंटेंस इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट द अर्थ है, द अर्थ सब्जेक्ट है और ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है, और इसमें ये जो हिस्सा है ये फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है। तो जब ये कहीं फाइनाइट वर्ब रहती है प्रेडिकेट पार्ट में तो उसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। वैसे ही अशोका वाज द ग्रेट किंग, अशोका वाज द ग्रेट किंग। अब आपको पता है यही वाज या वेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो इज एम आर के रूप में यूज होता है। द न्यूज मेड हिम सैड, द न्यूज मेड हिम सैड। अब ये न्यूज जो है सब्जेक्ट है और ये मेड फाइनाइट वर्ब है, ये प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब हो तो इस फाइनाइट वर्ब को हम कहते हैं, इस वर्ब को ही कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और जब ये प्रेडिकेट पार्ट में अकेले ही है तो इसको कहेंगे सिंपल सेंटेंस। वेयर कैन आई फाइंड हिम, अब सेंटेंस असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है। वेयर कैन आई फाइंड हिम, तो ये आपका एक फाइनाइट वर्ब हो गया प्रेडिकेट पार्ट में। तो इसका ये सब्जेक्ट है आपका आई, कैन इधर आया है, ये प्रेडिकेट का ही पार्ट है, इधर भी आया है और बीच में यहाँ सब्जेक्ट आया है। तो इंट्रोगेटिव है तो भी आपका जब एक फाइनाइट वर्ब है तो इसको आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। अर्थात सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और उसके प्रेडिकेट पार्ट में एक है फाइनाइट वर्ब। नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम। आगे चलते हैं। अब दूसरा सेंटेंस जो आता है इसे कहा गया है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज प्रयोग होते हैं, चाहे एक से अधिक मेन क्लॉज आते हैं। अर्थात यहां हम कह सकते हैं कि अ कंपाउंड सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस has more than one principal clause or main clause। प्रिंसिपल क्लास का है या मेन क्लास का है, यानी कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें एक से अधिक मेन क्लास होते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें तो हिज सिस्टर फेल्ड
बट ही पास्ड हरी वर्कड हार्ड एंड passed the examination। ये दो एग्जाम्पल हुए। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। You should give up smoking। तुम्हें स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए। और यू विल सफर कैंसर। एक उदाहरण देख लेते हैं। हायर अ टैक्सी अदरवाइज you will miss the train। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये कह रहा है कि his sister फेल्ड, उसकी बहन तो फेल हो गई। ही पास, वह पास हो गया। तो इसने अच्छे से मेहनत किया था, बढ़िया से पढ़ाई किया था, पास हो गया। इसकी सिस्टर थोड़ा सा लापरवाही की थी तो वह फेल हो गई। तो इसके वर्क का रिजल्ट किसे मिला और इसके वर्क का रिजल्ट किसे मिला? अर्थात ये दोनों अपना अपना कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस को, ऐसे उपवाक्यों को जब जोड़ करके नया सेंटेंस बनेगा तो वह कहा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अर्थात इसमें देखा जाए तो ये प्रिंसिपल क्लास है और एक ये प्रिंसिपल क्लास है, दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बना तो ये बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। ये भी एक प्रिंसिपल क्लास है और ये भी एक प्रिंसिपल क्लास है, इन दोनों को आज से जोड़ करके सेंटेंस बनाया गया तो इनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। हायर टैक्सी एक प्रिंसिपल क्लास ये आपका है। यू विल मिस द ट्रेन, इनको अदरवाइज से जब दोनों को जोड़ दिया गया तो ये बन गए कंपाउंड सेंटेंस। नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब जो तीसरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर अच्छे से आपको इसका हिंदी नेम भी याद है, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक ही प्रिंसिपल क्लास है, अर्थात वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो संयुक्त है। संयुक्त कोई भी चीज होता है तो अकेले नहीं होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जरूर उसमें दो जुड़े होंगे। दो जुड़े होंगे तो कौन जुड़ेंगे? तो प्रिंसिपल क्लास जुड़ेंगे, क्योंकि वो दोनों अपना अर्थ दे देते हैं पूरा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है मिश्रित, और मिश्रित शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जरूर घुला मिला चीज कुछ ना कुछ होगा। जैसे हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है, तीन क्लास है। तो इसमें जो है प्रिंसिपल भी आता है और सबऑर्डिनेट भी आता है। प्रिंसिपल क्लास भी आता है और सबऑर्डिनेट क्लास भी आता है। अर्थात इसे देखा जाए तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल या मेन क्लास एंड one or more subordinate class। अब इसे समझें तो इसमें एक ही प्रिंसिपल क्लास है और एक या उससे अधिक कोऑर्डिनेट, एक या उससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लास है। यानी प्रिंसिपल क्लास तो हर हाल में एक ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लास हर हाल में एक ही रहेगा,
लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज हर कंडीशन में एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकता है। अर्थात एग्जांपल से देखते हैं, वी रेस्टेड, हमने आराम किया, वी रेस्टेड, हमने आराम किया, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये अपना अर्थ देने के लिए इसी के ऊपर डिपेंड है, अकेले ये अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे सकता है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और इन दोनों को जोड़ा गया है, जब फ्रेंड से जोड़ा गया है तो ये बने हैं एक सेंटेंस, और इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब कहा जा रहा है कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्लियर नहीं है। अगर इसको इनके साथ जोड़ा जाता है, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, वी नो दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ मिल रहा है, लेकिन इसका अर्थ नहीं मिल रहा है। तो इसको जब हम इसके साथ जोड़ लेंगे तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसका अर्थ इसके साथ जुड़ने पर ही कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से तीसरा उदाहरण देखते हैं, व्हाट ही सेज, वह जो कुछ भी कहता है, इज ट्रू, सत्य है। वह जो कुछ भी कहता है वो सत्य है। तो ही सेज, वह कहता है, इज ट्रू, सत्य है। क्या सत्य है, तो जो कुछ भी वह कहता है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो जब एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है तो ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अर्थात पुनः एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में एक या एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही प्रिंसिपल क्लॉज और एक से अधिक मेन क्लॉज। इसीलिए सेंटेंस को हम पहले छोड़ करके और क्लॉज पे चर्चा किए, क्लॉज के बारे में बताया आपको, ताकि आपको क्लॉज जब क्लियर रहेंगे तो सेंटेंस क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए इसे। आगे देखते हैं। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्या होते हैं। इनको जानने के लिए हमने जाना कि क्लॉज क्या होते हैं। अब जब हम सिंथेसिस करना है, यानी दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनाना है, तो उसकी कैसी विधियां होती हैं। क्योंकि नया वाक्य जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स भी बनता है, कंपाउंड भी बनता है और सिंपल भी बनता है। सबसे पहले हम सिंपल की चर्चा करें तो टू कंबाइन, two or more simple sentences into one simple sentence। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके और एक नया सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसकी विधि की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें 7 विधियां होती हैं। इसमें कुल मिलाकर के 7 विधियां होती हैं। और पहली विधि का नाम है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरी विधि की बात करें तो यूज ऑफ नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। यूज ऑफ नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट। तीसरी विधि की बात करें तो यूज ऑफ इंफिनिटिव। चौथी विधि की बात करें तो यूज ऑफ नाउन एंड
फ्रेज इन अपोजिशन। पांचवी विधि की बात करें तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरंड। सिक्स विधि की बात करें हम तो सिक्स विधि में आता है बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। और सातवीं विधि की हम बात करें तो ये होता है बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन। अब ये सात विधियां होती हैं दो या उससे अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अब सबसे पहली जो विधि है इसमें यूज ऑफ पार्टिसिपल है। यूज ऑफ पार्टिसिपल है अर्थात पार्टिसिपल का यूज करना है। तो हम थोड़ा सा पार्टिसिपल पे चर्चा कर लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वह तीन तरह का होता है। एक होता है आपका इंफिनिटिव या पहला होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है जिरंड और तीसरा होता है इंफिनिटिव। ये तीन पार्ट हैं और ये तीन पार्ट हैं किसके तो नॉन फाइनाइट वर्ब के। और इस नॉन फाइनाइट वर्ब को ही डबल पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना गया है। इसी का नाम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी होता है। अब जब हम पार्टिसिपल की चर्चा करते हैं तो पार्टिसिपल तीन होते हैं। पार्टिसिपल तीन होते हैं। इसमें होता है प्रेजेंट, पास्ट और एक होता है परफेक्ट। ये जो जिरंड है और ये इंफिनिटिव है तो इसमें भी डिफरेंट है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी से बनता है और ये 2 + V1 से बनता है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ये हैवी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ये है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल की चर्चा कर रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो बना है, लेकिन यह हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है अर्थात कहीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। और ये भी आपको दिख रहा है कि ये बना है प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से। यह किसी न किसी वर्ब के लिए या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है कहीं ना कहीं एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, विशेषता बताने का ही काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल भी वही काम करता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी वही काम करता है, लेकिन इनका रूप अलग अलग है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से है और ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे हिंदी में। इसके प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी में कर या हुए शब्द का सेंस प्राप्त होता है। पास्ट पार्टिसिपल में हुआ या हुई शब्द का सेंस प्राप्त होता है और इसमें सेंस प्राप्त होता है करके या हुए, इसमें भी सेंस प्राप्त होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए है, ये पास्ट पार्टिसिपल के लिए है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए है। और इसके हिंदी अर्थ में या तो नॉन एनी शब्द प्राप्त होता है, इसमें भी नॉन एनी शब्द प्राप्त होता है। दोनों में डिफरेंट। जहां हम बात करते हैं कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। लेकिन वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, तो इस इज वर्ब का सब्जेक्ट वॉकिंग है तो ये हो गया आपका जिरंड और ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके आगे हम चलते हैं। टू वॉक इज यूजफुल, तो ये भी इस क्रिया का सब्जेक्ट है, लेकिन ये 2 + V1 है तो 2 + जब V1 है 2 + क्रिया प्रथम अवस्था है तो इसका इंफिनिटिव नाम है और V1 + ING है तो इसका नाम जिरंड है। धन्यवाद। अब इससे विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में होगी।